Okay, so in last class we have completed three parameters of economic development, and now today we will do fourth one, and which is the most important one. Now actually मैंने बताया था ना आपको, लास्ट टाइम क्लास जो लास्ट क्लास हुई थी वो थोड़ी सी छोटी हुई थी एंड हेडेक बहुत ज़्यादा था एंड फाइनली वायरल ही था, इसलिए कल लेक्चर भी कल क्लास नहीं हो पाई. सो देखिए आप, अब हमारा आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, एकदम मतलब माइंड को एक जगह शांत करके बैठ जाओ आप अच्छे से और नोट्स प्रॉपरली लिखो. ठीक है, मैंने हर क्लास में मेरे बोला है नोट्स मोर देन इम्पॉर्टेंट है एंड मेरे नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, और ये पूरा करंट बेस्ड नोट्स होंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा दिया, स्टैटिक डेटा आपको जाके ढूंढना है यहाँ. मैं सब लिखवाऊंगा प्रॉपरली, स्टैटिक प्लस मैंने स्टैटिक पोर्शन यहाँ करा दिया और करंट आपको ढूंढना है, ऐसा नहीं होगा. मैं यहाँ पे स्टैटिक भी कराऊंगा, साथ में करंट भी आपको कवर अप करा दूंगा इसमें, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं करंट से भी. ठीक है, बिकॉज आजकल कंपैरिजन बहुत हो रहा है लास्ट ईयर के मुकाबले, HDI इस साल का क्या है. सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड हम देखेंगे कि HDR 2020 में क्या आ रहा. ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट 23 का भी अभी आएगा, वो तो टाइम है अभी, बट 2022 में क्या चेंजेस रहे, कोविड की वजह से HDR में क्या चेंजेस आए, ये भी हमें देखना पड़ेगा. क्योंकि 2 साल देखो, जो 20 और 21 था, ये कोविड ने काफ़ी इसमें चेंजेस किए, इसलिए 22 में रिपोर्ट जो आई है वो उसके बेसिस पे काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं. और जो 23 अभी जो इसकी रिपोर्ट अभी आने बाकी है 2023 की, बट वो भी आ जाएगी. तो हम इसके थोड़ा सा रिसेंट कॉन्टेस्ट में क्या है ये वो सारी चीज़ें भी देखेंगे. तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ना, और इसके 5 सब रिपोर्ट्स भी होते हैं जो हम इसी लेक्चर में कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए. ठीक है, IHDI है, ठीक है, फिर जेंडर के बेसिस पे है, MPI है, तो सारे इंडेक्सेस देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं. ठीक है, अब मेंस पर्सपेक्टिव से भी करना है और प्रीलिम पर्सपेक्टिव से भी करना है, सो बहुत ज़्यादा ध्यान देना. ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं HDR. तो HDR रिपोर्ट जो है, ठीक है, ये एक्चुअली इसके पहले हमने जो 3 पैरामीटर देखे हैं, आपने लास्ट लेक्चर अगर किया होगा तो न्यू एक देखा था हमने. ठीक है, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, फिर हमने एक पर कैपिटा देखा था. ठीक है, और तीसरा हमने देखा था, एक हमारे पता है ये सैमुअलसन ने दिया था. ठीक है, एंड ये मॉरिस ने दिया था थर्ड वाला, ये PQLI. ठीक है, सो ये 3 पैरामीटर्स हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं लास्ट क्लास में. अब हम करने जा रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. सो ये इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेरे ख्याल से 3rd लेक्चर है ना मेरा. हाँ, इसके पहले हमने नेशनल इनकम कंप्लीट किया, इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा है, इसके बाद हम इन्फ्लेशन लेंगे, देन बैंकिंग. ठीक है, ऐसे करके पूरा सिलेबस खत्म करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो, मेरे ख्याल से ये मेरा 6th या 7th है, 7th लेक्चर है. हाँ, तो आज 7th है, मान के चलो ये 50-55 लेक्चर्स होंगे, बट इकोनॉमी थरोली हो जाएगा आपका, यानी उसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों कवर हो जाएंगे. ठीक है, तो उसको बस कंटिन्यूटी रखो आप पढ़ाई में अपनी. ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर हम कर चुके हैं. ठीक, एंड नाउ अ 4th वन इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्यों लाना पड़ा? देखो, न्यू जो था वो भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि मुश्किल था ऐड करना या फिर सबट्रैक्ट करना, वो हमने डिस्कस किया है. पर कैपिटा इनकम तो सिर्फ हमें ग्रोथ के बारे में बताता है, डेवलपमेंट के लिए वो बेस्ट पैरामीटर हो ही नहीं सकता. तीसरा जो था PQLI, ठीक है, वो कुछ हद तक MD मॉरिस ने दिया था, बट अभी भी उसमें लूप होल्स देखने को मिल रहे थे. ठीक है, सो HDI जो है वो UNDP इसकी रिपोर्ट रिलीज़ करता है हर साल, और ये 3 पैरामीटर्स पे काम करता है. ठीक है, हेल्थ, अभी हम प्रॉपरली इसको करेंगे, लिखेंगे, एजुकेशन, और कैसे करता है वो भी हम देखेंगे, एंड तीसरा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये 3 पैरामीटर यूज करता है. हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितने साल इंसान जिंदा रहता है पर्टिकुलर कंट्री में, जैसे जापान की काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, इसलिए ओल्ड एज पॉपुलेशन भी जापान में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हैवी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी है कि वहाँ पे जल्दी जो एज होती है, लाइफ होती है, वो बहुत लंबे ईयर तक रहती है, 80-85 ईयर ऐसे एवरेज लाइफ है.
और इंडिया में अभी वो रिसेंट रिपोर्ट, पहले तो 68 थी बट आफ्टर कोविड का जो रिपोर्ट आया है उसमें 67.2 ईयर्स है। ये सब हम लिखेंगे, ठीक है। सो डोंट राइट एनीथिंग, आई विल मेक यू राइट एवरीथिंग। सो एजुकेशन में दो है, एक है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ये भी अच्छे से समझाता हूँ मैं, मतलब क्या है दोनों का। ये फॉर अबाउट 25 ईयर एज, बिलो 25 ईयर एज, बता रहा हूँ क्या मतलब है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखो आप लोग सबको लगता है कि ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ऑब्वियस है इनकम के बेसिस पे ये कैलकुलेट हो रहा होगा, बट सबको ऐसा फील होता है ना कि इनकम यानी जीडीपी, पर यहाँ पे हम जीडीपी नहीं लेते, यहाँ पे हम ये ग्रॉस नेशनल इनकम लेते हैं हमारी, वो भी पीपीपी पे, परचेजिंग पावर पैरिटी। ये भी हम कर चुके हैं बहुत डिटेल में, ठीक है, पिछली क्लास में जब मैंने जीडीपी करवाया था आपको, ठीक है, उसी वक्त मैंने आपको पीपीपी भी करवाया हुआ है, ठीक है। जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सारे टर्म्स हम कर चुके हैं। सो अगर नहीं है तो ये सारी चीज़ें देख लो आप, पहले एक बार कंप्लीट कर लो, रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, ठीक है, तो आप उसे ख़त्म करो। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो किसके बेसिस पे होता है, जीएनआई। अभी इन सबको हम डिटेल में देखेंगे, ग्रॉस नेशनल इनकम। सो ये पैरामीटर्स हम यूज़ करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। अब ये यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है ये कब से पब्लिश हो रही है, 1990 से पब्लिश हो रही है। यूएनडीपी जो रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है वो कब से कर रहा है, 1990 से। एंड यहाँ पे दो इकोनॉमिस्ट का बहुत बड़ा रोल है जिसने इस टीम को लीड किया था। एक है आपके महबूब उलक, यहाँ लिख देता है, नाम मस्त है ना, ये पाकिस्तान से थे, ठीक है, महबूब उल हक, एंड इनका नाम इंगे कॉल, ठीक है। दो इकोनॉमिस्ट, महबूब उल हक एंड इंगे कॉल। पाकिस्तान ने कहीं कहीं पे कुछ अच्छे काम किए, उसमें से एक ये था जहाँ पे उनके लीडर ही थे। पाकिस्तान ने क्या किया इसमें, पाकिस्तान ने नहीं किया, बट वो लीडर अच्छे थे। तो यूएनडीपी 1990 से ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। अच्छा, ये बेस्ट रिपोर्ट है, ये बेस्ट पैरामीटर है। देखो आप, सबसे पहले चीज़ है परफेक्ट नहीं है, बेस्ट है। अभी भी इसमें कुछ लूप होल्स हैं तो हाँ, बट जितने पैरामीटर्स अभी तक बताए गए हैं उसमें एचडीआई जो है वो सबसे बेस्ट पैरामीटर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या, पहली चीज़ तो ध्यान में रखना है आपको, यूएनडीपी प्रीलिम्स के लिए बोल रहा हूँ, यूएनडीपी इसे रिलीज़ करती है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम, 1990 से ये रिलीज़ हो रहा है। जो टीम फर्स्ट टाइम लीड की गई थी, ठीक है। जैसे देखो कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चंस में नाम भी पूछते हैं वो, जैसे आपको मैं ये आपका जो रोटरी सिस्टम है और ये सब है उससे डायरेक्टली नाम आते हैं कि किसने किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें एक ईयर में पूछा गया था, ये मेरे ख्याल से दो नाम दिए थे, एक में थॉमस मुनरो और रीड अलेक्जेंडर ऑप्शन में था। रीड अलेक्जेंडर बहुत कम बुक में मेंशन था, वैसे ही इंगे कॉल का नाम बहुत कम बुक में मेंशन है। तो कुछ बच्चे खाली ओनली वन पे टिक करके आएंगे, महबूब उलक, बट इनका नाम भी ध्यान में रखिए, एमसीक्यू में दे देंगे वो कि एचडीआई की जो रिपोर्ट थी उसमें जो टीम के मेंबर्स थे जिन्होंने इसको लीड किया था, उसमें पहले महबूब उलक का सपोर्ट था, सेकंड इंगे कॉल और थर्ड कोई और नाम दे देंगे। इनमें से कौन कौन इसमें था, तो हमने जनरली मोस्ट ऑफ जगहों पे ये पढ़ा हुआ है महबूब उलक, ठीक है, बट इंगे कॉल का भी नाम रहता है, इनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा था। सो आपको नाम, सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो यूएनडीपी रिलीज़ करता है, 1990 से रिलीज़ हो रहे हैं। मेन 3 पैरामीटर्स पे काम करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इसमें भी स्टेटमेंट आ सकता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेके कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इसमें वो जीएनपी पे, जीडीपी पे मेजर होता है। जीडीपी एट पीपीपी गलत है, वो जीएनआई पे होता है, जीडीपी पे नहीं होता है, ठीक है। और मैं ये पढ़ा चुका हूँ कि नेशनल और डोमेस्टिक में क्या डिफरेंस है, बहुत डिटेल में। सो आपको क्लियर है। तो जीएनआई एट पीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, हमने देखा भी था इंडिया का रैंक इसमें 3rd रहता है। फर्स्ट रैंक पे चाइना, सेकंड पे यूएसए। सो अब इनको हम प्रॉपरली थोड़ा लिख लेते हैं और समझते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। और इन इंडेक्स को याद रखना, ये है ना रैंकिंग देते हैं। रैंकिंग किसके बेसिस पे देते हैं, इंडेक्स वैल्यू के बेसिस पे। इनकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। जिस कंट्री का सबसे अच्छा है उसको 1 देते हैं, ठीक है। 1 तो किसी का भी नहीं है। अभी इस साल भी जो आया है आपका स्विट्जरलैंड का, उनका शायद 0.961 है, तो 1 तो कोई पहुंच ही नहीं पाता, कोई इतना परफेक्ट नहीं है। बट स्टिल
तो इसको भी अभी हम लिखेंगे कि 0 से लेके 4.99 तक होते हैं, इनको लीस्ट डेवलप कंट्रीज में डाला जाता है, यानी सबसे कम जो लो वाले हैं, इसके ऊपर वाले को डेवलपिंग, और 0.8 से 0.1 तक जो होते हैं, 0.8 से 1 तक जो होते हैं, उनको ये लोग किस में रखते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में रखते हैं। सो इस तरीके से ग्रुपिंग की गई है। तो अभी हम इनको पूरी तरीके से डिटेल में लिखेंगे, सब कुछ अच्छे से देखेंगे। सो पहले कुछ स्टेटमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में, फिर हम इनका कैलकुलेशन भी देखेंगे कि कैसे हो रहा है, और अभी मैं प्रॉपर टेबल बनवाऊंगा, आपको वो टेबल एग्जाम में करके जाना है, ठीक है। सो कुछ स्टेटमेंट्स लिख लीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इट वाज डेवलप्ड बाय UNDP in 1990. It was developed by UNDP in 1990. Second, it was developed by a team of economists. It was developed by a team of economists of UNDP led by Professor Mehboob ul Haq, Mehboob MAHBUB, Mehboob ul Haq and Inge Kaul. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Professor A.K. Sen also associated with it. Professor A.K. Sen also associated with it. It is based on three dimensions. Health, education and standard of living. सो एक एक करके हम इनको पूरी तरीके से अच्छे से देखते हैं, और फिर कैलकुलेशन कैसे होता है हम उसको भी करते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? क्लियर हुआ? तो कुछ बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए था इस टर्म के बारे में। अब हम इसको पूरा अच्छे से एक बार कर लेते हैं। देखिए, एक टेबल बनाइए, आप भी साथ में ही बना लीजिए, ठीक है। ठीक है, ओके। सो डायमेंशंस, पहला हेल्थ है, ओके। पहला क्या है हमारा? हेल्थ है। इंडिकेटर क्या है इसके? देखो, 3-4 चीज़ें लिख रहा हूँ। इंडिकेटर्स यहाँ लिख रहा हूँ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो रेंज लेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स, कौन से इंडेक्स से ये मेजर होता है, या डायमेंशन इंडाइसिस भी लिख सकते हैं इसको, डायमेंशन इंडाइसिस। अब ध्यान देना, हेल्थ में पहला क्या है हमारा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एट बर्थ, है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। अब देखो, इसमें मिनिमम क्या है? किसी भी कंट्री की 20 से कम तो होगी नहीं, 20 ईयर एवरेज लिविंग तो सबकी है, तो मिनिमम हम 20 लेते हैं और मैक्सिमम हम 85 लेते हैं। इंडिया का इस टाइम पे जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है 2022 सितंबर में, उसका जो डेटा है वो है 67.2 ईयर्स, जो कि घटा है, पहले 68 था। तो ऑब्वियस है कोविड में काफ़ी डेथ हुई, कोविड आ गया, फिर बैक टू बैक यूक्रेन
वॉर हुआ तो ग्लोबल एवरेज भी गिरा है। तो इसलिए इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो भी क्या हुई है, कम हुई है, 68 से 67.2 पे आई है। डायमेंशन इसमें कौन सा यूज होगा आपका, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। अभी हम कैलकुलेट भी करेंगे क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। ओके, सो क्लियर हुआ सबको। सो पहला पैरामीटर क्या है, हेल्थ। अब उसके इंडिकेटर क्या है, कितना हेल्थ हमें कैसे पता चलेगी कि कितनी जो इंडिया में एवरेज लाइफ है वो कितनी है बर्थ से लेके। तो अभी इंडिया की एवरेज लाइफ कितनी है, 67.2 ईयर्स, और मिनिमम 20 मैक्सिमम 85 दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज है जिनकी 80s के आसपास भी है, जैसे कि जापान एक बहुत अच्छा उसका एग्जांपल है, ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड ड्यू टू लेस पॉल्यूशन। बट इंडिया का कितना है, 67.2 ईयर। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स मेजर होता है, ये कैसे मेजर होता है अभी हम इसको देखेंगे, मैं मेजर करके भी दिखाऊंगा आपको एक कि एक्चुअली ये कैलकुलेट कैसे करते हैं ये। ठीक है, सेकेंड है आपका एजुकेशन। ना एजुकेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है यहाँ पे। पहला एक आपका है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और इसका आपका रहता है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू 0 to 15 ईयर। इसको लिख लो एट 25 ईयर और अबव। बता रहा हूँ कैसे क्या है, 0 to 15 ईयर। और दूसरा आता है आपका एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ लिविंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, ये आपका 0 to 18 ईयर्स। ठीक है, अब सुनो ये क्या है, ये बिलो 25 ईयर्स एज, ये एज है, इसमें 25 ईयर और एबव की। अब इसमें होता क्या है, देखो कैलकुलेट कैसे होता है। जैसे सपोज करो कि हमारे इंडिया में जो भी पॉपुलेशन है जिनकी एज 25 या 25 से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम उनकी स्कूलिंग निकालते हैं कि उन्होंने कितने साल स्कूल में पढ़ाई की हुई है। तो किसी की 10 आएगी, किसी की 8 आएगी, कोई स्कूल ही नहीं गया है। ठीक है, ठीक है, कोई स्कूल ही नहीं गया है, कोई 4th पास है, कोई 10th पास है, कोई 12th पास है। तो सबके अलग अलग ईयर्स हैं, जो स्कूल ईयर्स हैं सबके अलग अलग हैं। तो अभी हम क्या निकालते हैं, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग निकालते हैं, यानी जो लोग पढ़ चुके हैं, स्कूल से निकल चुके हैं, जिनकी एज 25 या 25 से ज़्यादा है, उन्होंने कितनी पढ़ाई की हुई है। तो हम क्या करते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं। तो जो वो एवरेज आता है वो हमारा अभी शायद 6.7 ईयर्स है नियर अबाउट। थोड़ा बहुत देखो आप वैल्यूज़ में ऊपर नीचे एक आध पॉइंट हो सकता है, बट ये है 6.7 ईयर। और दूसरा आता है अपना एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब क्या है, जैसे भी कोई बच्चा है, सपोज करो वो अभी बॉर्न हुआ है, या फिर वो मान सकते 4-5 साल का है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कितने साल पढ़ाई करेगा आगे। ठीक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो अभी यूथ पॉपुलेशन है जिनकी एज जो है वो 25 से कम है, या 18 है, किसी की 17 है, तो इनकी स्कूलिंग कितने ईयर रहने वाली है, या आगे जाके ये कितना पढ़ने वाले हैं, तो हम एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। तो इंडिया में जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है, पहले 12.3 था ये बीच में, बट अभी है जो 11.9 ईयर, 11.9 ईयर। यानी अब कोई बच्चा अगर बॉर्न होता है, या कोई बच्चा 3-4 साल का है, तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि वो कम से कम 11 से 12 साल तो स्कूल में निकालेगा। और ऑन एन एवरेज तुम देखोगे तो इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, सो ये हुआ उसकी पढ़ाई का 11.9 ईयर एक्सपेक्टेशन। तो समझ आ रहा है, एजुकेशन में दो पार्ट है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है आपका, एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है। एंड थर्ड आता है आपका, अच्छा इसका इंडेक्स कौन सा है, इसका एजुकेशन इंडेक्स है। अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम देखेंगे, एजुकेशन इंडेक्स। ठीक है, आपका थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, सो ये जो रहता है ना आपका, मैंने बताया ना GNI पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, और ये PPP में हम कैलकुलेट करते हैं इन US डॉलर। ठीक है, और इसकी जो देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है $100 to 75,000, $100 to 75,000। ओके, सो
मिनिमम $100, मैक्सिमम $75,000। इंडिया का भी क्या है इसमें रिसेंटली, अच्छा इसको GNI इंडेक्स बोलते हैं, GNI इंडेक्स। इंडिया का भी कितना है ये, $6590, ठीक है, $6590। ऑब्वियस है कि एवरेज जो है ग्लोबली वो गिरा है, बिकॉज यूक्रेन वॉर प्लस कोविड, ये दोनों ने मिलके इकोनॉमीज़ के लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट की है। सो ये मेन पैरामीटर्स हैं, और ये कैसे हैं, अब ये वैल्यूज़ कैसे इनके हिसाब से कैलकुलेट होते हैं ये इंडेक्स, उनको भी हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। एक्चुअली जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ, इसी टेबल में लिख लो, या फिर अगर आपको चाहिए तो एक और टेबल बनाओ आप साइड में, ठीक है। मेरे पास यहाँ स्पेस है तो मैं कर देता हूँ, आप एक और टेबल बनाओ, ठीक है, और वहाँ पे लिखो कैलकुलेशन फोर्थ फैक्टर कैसे करते हैं। तो रियल में जो फॉर्मूला है उनका, देखो जैसे मुझे ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो जो मेरा LI इंडेक्स है उसको मैं कैसे निकालूंगा, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा एक काम करो, आप ये फटाफट लिख लो, फिर मैं आपको प्रॉपरली अलग से करवा देता हूँ, फटाफट 2 मिनट, जल्दी हाँ, ये बहुत सारा करना है आज। ये लिख लो, फिर 1-2 डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड ये सारी चीज़ें, तो आपके पास सारा डेटा प्रॉपरली रहेगा, तो इश्यूज़ नहीं आएंगे आपको। और ये करंट से रिलेट किया है मैंने सारी वैल्यूज, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू इट। अभी रैंकिंग वगैरह भी हम लिखेंगे, और बहुत बुरा लगता है यार, इंडिया का रैंक हम एशियन कंट्रीज़ में सिर्फ नेपाल और पाकिस्तान से आगे हैं, बाकी चाइना, श्रीलंका, भूटान सब हमसे आगे हैं। एंड एक्चुअली श्रीलंका अच्छी पोजीशन में 73 रैंक है उसका, इंडिया का 132 है, रिसेंट वाली जो रिपोर्ट आई है 2022 की। सो देखते हैं, लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, डोंट राइट एनीथिंग, है ना, ऐसे मत लिखना, ये जो लिखवा रहा हूँ बोर्ड पे वही लिखो, क्योंकि आपके वेल प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नोट्स बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको बाद में रिवीजन में भी प्रॉब्लम आना है, प्लस मेंस के आंसर में भी लिखने में दिक्कत आएंगी। और ये सारी चीज़ें आप मेंस में यूज़ करोगे, ये जितना डेटा मैं दे रहा हूँ इनको मेंस में यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कोई ऐसे में यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। इकोनॉमी का क्वेश्चन डायरेक्ट तो आ ही जाता है, HDI पे कई बार पूछा हुआ है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और रिपोर्ट पे। हमारा जो नेक्स्ट, ये रिपोर्ट का हमने डेटा लिखा, पर जो इसको हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। सो क्वेश्चन आ जाता है इस पर डायरेक्टली। सो होप सो हो गया होगा सबका। सो 1-2 स्टेटमेंट खाली लिख लो, देन हम कैलकुलेशन देखते हैं। सो राइट डाउन, कैलकुलेशन बहुत बेसिक, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला एक्चुअली कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वाइड होते जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी पूछ रहे हैं वो। जैसे मैंने बोला ना कि मैं अभी रिसेंटली जो प्रीलिम्स थे उसमें कुछ काफ़ी फैक्चुअल डेटा क्वेश्चंस थे, सो इसलिए ध्यान देना है आपको। सो लिखिए, फैक्चुअल डेटा यानी वो बहुत मुश्किल डेटा है, जैसे पौंडीचेरी और इसका ये दिया था हमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हमें वोट्स मेज़र करने थे, किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो बहुत डिफ़िकल्ट था। सो लिखिए मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, उसमें लिखिए मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, हेडिंग डालिए मीन, ये पूरा करने के बाद टेबल कंप्लीट, नेक्स्ट मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, उसमें लिखिए इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स, इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स of education, it is the average number of years of education received by people age 25 years and above, age 25 years and above during lifetime, 25 years and above during lifetime। एंड ये YouTube पे आपको मिल रहा है तो अच्छी चीज़ है ये, बट इसको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आए, क्योंकि ये पूरा कोर्स 1 ईयर में कंप्लीट होने वाला है इस पर, ठीक है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्स टू मैक्स बच्चों तक चीज़ें पहुंच पाएँ, प्रॉपर चीज़ें पहुंच पाएँ, ठीक है, बिकॉज आज के टाइम में जो सबसे महंगी चीज़ है वो एजुकेशन और हेल्थ है, ठीक है। हेल्थ में हम टीचर हैं तो हम एजुकेशन के मामले में बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, एंड हाँ ऑब्वियस है फ्यूचर में हेल्थ में भी कुछ करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, हम जो कर सकते हैं, बट एजुकेशन हमारे हाथ में, हम जो दे सकते हैं
वो मैं चाहूँगा कि लाखों बच्चों तक पहुँचे, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि देखिए आपको मिल गई अच्छी चीज़, आपको अच्छी सीरीज़ मिल गई, आपको प्रॉपर चीज़ें मिल गई तो आप अपने फ्रेंड को ना बताएं कि कहीं वो मेरे से आगे ना निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हेल्पिंग नेचर के आप बनेंगे ना तो और ज़्यादा डेवलप करेंगे आगे, ठीक है। सो जितना हो सके उतने बच्चों तक ये चीज़ें पहुँचे, उनकी हेल्प हो वो कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज तभी आपके पास टाइम टू टाइम चीज़ें जा पाएंगी, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि फिर छूटता जाएगा आपका कोई नया टॉपिक, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर रिलेटेड भी मेरे कोर्सेस ऐसे ही आने वाले हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब। तो वो करंट अफेयर भी जो वीकली करंट अफेयर होता है वो पूरा कवर अप कराऊंगा मैं, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से। सो कीजिए अच्छे से, बस सिलेक्शन लेना है हमें, कैसे भी लेंगे, ठीक। सो लिखा आपने, रिसीव बाय अ पीपल एज्ड ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड बाय अ पीपल एज्ड 25 years and above during lifetime, 25 years and above during lifetime। अभी रिसेंट डेटा हम लिखेंगे प्रॉपरली, ठीक है, अभी इसमें नहीं लिखवा रहा हूँ, यहाँ तो मैंने लिखवा ही दिया है, बट इसको प्रॉपरली इंडेक्स के फॉर्म में भी थोड़ा लिखेंगे, कंपैरिजन करेंगे पिछले ईयर से। सो नेक्स्ट लिखिए एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, उसमें लिख लीजिए डेफिनेशन, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता, ये टर्म तो समझ आता है बट कहना क्या चाहता है वो नहीं पता चलता, इसलिए लिखवा रहा हूँ आपको। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ब्रैकेट में इसमें लिख लीजिए फॉर लेस देन 25 ईयर्स एज, फॉर द पीपल लेस देन 25 ईयर एज, सेम डेफिनेशन, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज कैसे हम निकालते हैं इनका रियल में वो देखते हैं, ठीक है। ये रफ कर रहा हूँ मैं, आपने होप से लिख लिया होगा सबने। अब कैलकुलेशन देखिएगा कितना बढ़िया कैलकुलेशन है इसका, ये मैं रहने दे रहा हूँ, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नो डाउट आपको एग्जैक्ट याद नहीं होना चाहिए, बट देखिए अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसकी सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा कोई नहीं जानता। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स निकालने का, डायमेंशन इंडेक्सेस निकालने का फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए भले कैलकुलेशन ना है। एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन, निकालनी पड़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सो एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, सुनिए समझिएगा। जैसे हमने मेज़र किया, इंडिया में एक्चुअल वैल्यू है 67.2 ईयर्स, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की कितनी है 60, तो हमें अगर मुझे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स निकालना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स नहीं, LI लिख लेते हैं। तो इसका मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा आपके लिए, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 67 सारे मार्कर ऐसी फेड हो गए, 67.2 माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम 20, फिर नीचे 85 माइनस, नीचे क्या है मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 85 माइनस मिनिमम वैल्यू। आप इसको सॉल्व करोगे जब, ठीक है, तो ये आ जाएगा 47.2 डिवाइड बाई 65, ये कुछ 0.7 समथिंग आएगा, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, 0.7 आएगा या नियर अबाउट आएगा। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इंडेक्स हुआ, ऐसे निकलती है। और वैल्यूज़ हमेशा याद रखना, कोई भी डायमेंशन होगा 0 से 1, क्योंकि हमारी रैंकिंग भी तो 0 से 1 है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अभी हम तीनों इंडेक्स का जो फाइनल में लास्ट इंडेक्स निकलता है ओवरऑल, वो है ना ज्योमेट्रिक मीन पे निकलता है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या मतलब पूरा, ठीक है। तो जैसे इसका कितना आ गया 0.76, वैसे आपको स्कूल का निकालना होगा, अगर आपको मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, इंडिया का कितना 6.7, सो हम क्या करेंगे 6.7 माइनस मिनिमम वैल्यू तो 0 है। 0 क्यों है, ऐसे बहुत लोग हैं जो स्कूल ही नहीं गए कभी, ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं जो स्कूल ही नहीं गए कभी। हमारे देश में तो CM भी ऐसे बन जाते हैं कुछ कुछ, ठीक है। सो 15 माइनस 0, सो 6.7 बाई 15, जो भी आएगा वो हमारा
मीन ईयर है। वैसे ही हम लोग निकाल लेंगे एक्सपेक्टेड, और इंडिया का ये भी ऐसे ही हमें निकालना है 6290 माइनस 100 GNI की बात कर रहा हूँ अपॉन मैक्सिमम वैल्यू की 6590, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 7500 माइनस 100। सो ये हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा इंडेक्स होगा, सॉरी हाँ ठीक है। क्लियर है सबको, समझ आ रहा है? सो इस तरीके से हम डायमेंशन इंडेक्सेस, कितना आसान है, ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखिए, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फॉर्मूले में रखिए, जो इंडेक्स चाहिए वो निकाल लीजिए आप। अच्छा, इसमें दोनों में से एजुकेशन जब देखना होगा तो हम दोनों का एवरेज ले लेते हैं, जैसे इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा, उनका भी एवरेज निकाल लेंगे। तो हमें प्रॉपर, क्योंकि एजुकेशन इंडेक्स हमें दोनों अलग अलग निकालना होता है, बट उसके बाद हमें एक एवरेज चाहिए होता है जब हम फाइनल फॉर्मूले में लगाते हैं। अभी हम वो भी देखेंगे। तो ये हमारा दोनों का, इनका भी एवरेज निकाल लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एजुकेशन इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, सो क्लियर हो रहा है सबको? ओके, सो ये लिख लीजिए, इसमें एग्जांपल्स ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखवाता हूँ और जो करंट डेटा है फैक्चुअल, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। होप सो हो गया होगा आप लोगों का, समझ आ रहा है ना? अच्छे से समझ आना चाहिए। ओके, सो कुछ स्टेटमेंट्स लिख लीजिए, ये हो गया तो हो गया ना? अच्छा, कुछ लिख लीजिए स्टेटमेंट्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पहले ग्लोबल लेवल पे लिखते हैं, फिर इंडिया के लेवल पे लिखेंगे। अच्छा, उससे पहले एक दो चीज़ें और लिख लीजिए आप। ये होने के बाद लिखिए HDI वैल्यू is calculated by using geometric mean ज्योमेट्रिक मीन का बेनिफिट ये रहेगा ना कि आपका जो इनइक्वालिटीज़ है ना, एक्चुअली जैसे कि आप सपोज कीजिए ये बहुत कम है, ठीक है, एक चीज़ बहुत कम है और दूसरी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से आपकी वैल्यू अच्छी आ जा रही है, तो इसका मतलब थोड़ी कि आपकी कंट्री अच्छी डेवलप्ड है। आपके यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है, आप एजुकेशन बहुत हाई लेवल का दे रहे हो या जो भी कर रहे हो, प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे अगर, या एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत हाई है, तो आपका ओवरऑल वैल्यू तो हमेशा ज़्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि हम इन तीनों का भी लेते हैं एवरेज, अगर एवरेज लेते तो बहुत ज़्यादा आता। तो ये ना हो, तीनों पैरामीटर्स पे डिपेंड करें, इसलिए हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। ठीक है, सो लिखिए HDI वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। हेड इसको प्रॉपरली बक्सा बनाइए ज्योमेट्रिक मीन पे, बिकॉज एरिथमेटिक मीन भी आ जाएगा। ठीक है, एरिथमेटिक मीन नॉर्मल जो हम लोग APGP करते हैं, APGP हमने पढ़ा होगा ना 11th में, जिसने साइंस लिया होगा, इंजीनियर्स होंगे उन्होंने, 10th तक तो सब नहीं पढ़ाई की है, तो AP आता है आपको बट GP नहीं आता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वैसे ये होता है एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर प्रीलिम्स में कभी MCQ में स्टेटमेंट दे दिया कि HDI इज बेस्ड ऑन ये अरिथमेटिक मीन, तो गलत है वो स्टेटमेंट, क्योंकि ध्यान में रखिएगा ज्योमेट्रिक मीन है। या ऐसा देंगे सिंपल, देखिए आपको क्वेश्चन कितना आसान बन सकता है कि HDI इज मेजर्ड, ठीक है, एज अ एवरेज ऑफ ऑल 3 इंडेक्सेस। ऐसा सुनने में तो ऐसा ही लगता है ऐसा ही होगा, बट ऐसा है नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन है। एवरेज इज डिफरेंट एंड ज्योमेट्रिक मीन इज डिफरेंट। सो इसको प्रॉपरली ज्योमेट्रिक मीन लिखिए, और इसका मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन निकलता है।
नोट डाउन कीजिए इसको। तीन इंडेक्स है, लाइफ, एजुकेशन और जीआई लिख लेता है ना, जो हमारा जीएनआई इंडेक्स है। चलिए जीएनआई लिख लेते हैं। इन तीनों का रूट, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का तरीका है। अदरवाइज क्या करते हैं आप, डायरेक्ट एवरेज निकालते हैं, ठीक है, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 3, वो नहीं करना है, वो गलत है। क्यूब रूट ऑफ ऑल 3 टर्म्स, ठीक है, ये ज्योमेट्रिक मीन का मेथड है। और यहाँ पे जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप कीजिए। लिखा आपने एक, इसके बाद एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, ये लिख लिया तो एक स्टेटमेंट लिखिए। हाँ लिखिए, ज्योमेट्रिक मीन of the three indices of HDI has made it sensitive to the interdimensional inequalities, एक और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, इट सेटिस्फाइज द एक्सियम्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ये मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये याद रखना हो तो रखिएगा, मत नहीं तो मत रखिएगा, बट इतना याद रखिएगा जीएम यूज़ होता है। जीएम का फ़ायदा क्या है, देखो जीएम का फ़ायदा क्या है, अगर मैंने बोला ना, अगर इन तीनों में से अगर मुझे सिंपली अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अगर मुझे ईआई का अरिथमेटिक निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, ठीक है, यानी एपी, या फिर अगर तीनों का एवरेज, पहले एवरेज ही कैलकुलेट होता था, अगर मुझे तीनों का ऐसे एवरेज निकालना हो तो इससे क्या मेरा सही रेट आएगा मेरे पास। इससे क्या होगा, देखिए आप जब एवरेज निकालते हो ना, तो कोई एक सब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल सपोज करो आप, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि कोई बच्चा है मैथ्स है, उसके पास साइंस है, ठीक है, उसके मैथ्स में 40 मार्क्स हैं एंड साइंस में उसके पूरे 100 है, ठीक है, साइंस में पूरे 100 है। तो जब इसका एवरेज निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ये 70। ये आपको कभी नहीं बता पाएगा कि इसका मैथ्स खराब है, ठीक है। वैसे ही अगर हम एवरेज निकालने जाएंगे, ठीक है, मैंने तो ये फिर भी वैल्यू ज़्यादा ली, थोड़ा और कम कर देता था, तो कभी नहीं बता पाएगा कि इसका मैथ्स बहुत खराब है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू साइंस। ऐसे ही अगर सपोज कीजिए किसी कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है बट वहाँ एजुकेशन ही नहीं है, तो ये पैरामीटर तो हमें पता नहीं चलेगा, फिर तो हम उसको अच्छी रैंकिंग में गिनेंगे, डेवलप कंट्रीज़ में गिनेंगे, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा आएगी, सही आएगी इसकी वजह से, बट ये नहीं होना चाहिए। तो इक्वलिटी मेंटेन रहे, ठीक है, इनइक्वालिटीज़ कम हो जाए, इस वजह से हमने तीनों को इक्वल वेटेज मिलना चाहिए, और वो जीएम में ही होता है, ज्योमेट्रिक मीन में। मैथमेटिकली मैं अभी आपको नहीं समझा रहा हूँ, अदरवाइज मैं समझाता, बट ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। तो खाली इतने कैलकुलेशन में क्यों आपको मैं अंदर टाइम वेस्ट करूँ, आपका उसका कोई मतलब नहीं है। आपको याद क्या रखना है, जीएम के बेसिस पे होता है। और दूसरी चीज़, ये इक्वलिटी तीनों को इक्वली वेटेज देता है, ठीक है, यानी एक भी खराब है तो आपकी वैल्यू ओवरऑल खराब ही आएगी, ठीक है। आपको तीनों मेंटेन रखना है, तभी आप स्टैंडर्ड डेवलपमेंट कंट्रीज में जाएंगे, डेवलप्ड कंट्रीज में जाएंगे, ठीक है। सो वही हमने लिखा। सो एक स्टेटमेंट खाली ऐसे ही लिख लीजिए, याद रखने की जरूरत नहीं, ये वाला जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, एक और लिख लीजिए ये, इट सेटिस्फाई द एक्सियम ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक्सियम ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक्सियम ऑफ, ओहो इंक फ्लो, एक्सियम ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ओके। एक्सियम ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब तीनों में इक्वलिटी देगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच penalizes unbalanced, which penalizes unbalanced और skewed development, SKEWED डेवलपमेंट, बहुत ये थोड़ी सी टफ लाइन है तो याद नहीं रहेगा बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और skewed डेवलपमेंट अक्रॉस डायमेंशंस, बस इतना याद रखिएगा कि ये इंटर डायमेंशनल इनइक्वालिटीज़ को कम कर देता है, ठीक है, वो ज़रूरी है हमारे लिए, तीनों पैरामीटर्स अच्छे होने चाहिए। अब कुछ रिसेंट 2020 रिपोर्ट हेडिंग डालिए, करंट अफेयर का टॉपिक हो गया ना ये, रिसेंट रिपोर्ट सितंबर 2022 में है ये, अभी नियर अबाउट मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उसमें कुछ एक दो स्टेटमेंट लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी है एमसीक्यू के लिए, क्योंकि दे देते हैं कंपैरिजन दो कंट्रीज़ का, कौन ज़्यादा है कौन कम है,
सो लिखिए लिखिए ग्लोबल एवरेज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स या लाइफ एक्सपेक्टेंसी reduces to 71.4 year reduces to 71.4 year in 2021. ऑब्वियस है 22 में आया है तो 21 का डेटा देगा, 23 में आएगा तो 22 का डेटा देगा, ठीक है, तो ये रिसेंट ही है। अब जब वापस 23 में आएगा तो करंट अफेयर में तो मैं कवर कर ही लूँगा आपका, बट स्टिल आप एक बार अप टू डेट रहिएगा, न्यूज़पेपर में आएगा या कहीं पे भी आएगा तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वैसे ज़्यादा फर्क आएगा नहीं। ग्लोबल लिखिए, हाँ, reduced from 72.8 years in 2019 72.8 years in 2019 to 71.4 years in 2021। यानी ग्लोबल एवरेज की बात कर रहा हूँ, इंडिया का नहीं, इंडिया का तो 67.2 है, यानी उससे भी कम है हमारा ग्लोबल एवरेज से भी। तो ग्लोबल एवरेज जो रहा है आपका 72.8 ईयर्स था इन, सोचिए हमारा कम है, एक्चुअली पॉपुलेशन भी ज़्यादा है ना हमारी, बट स्टिल कम है, नहीं होना चाहिए था कम। सो 72.8 ईयर इन 2019 था, एंड अब यही चीज़ हो गई है 71.4 ईयर इन 2021। और ये क्यों कम हुआ है पता है, ये ग्लोबल एवरेज तो वापस आ जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। रीज़न मेन है इसका जो कोविड आया था और यूक्रेन वॉर हुआ है, तो ऑब्वियसली ग्लोबल एवरेज देखोगे आप तो इंदौर रीजन से बहुत लोगों की डेथ हुई, जल्दी कम एज में डेथ हो गई, तो ये तो आना ही था कम, ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़ लिखिए, वाई दिस हैपन, ब्रैकेट वाई कम क्यों हुआ वो लिखिए। द लास्ट टू ईयर्स have had a devastating impact on billions of people worldwide due to crises like COVID-19, एंड सेकेंड लिख लीजिए यूक्रेन वॉर, ठीक है। टॉप परफॉर्मेंस में इस बार स्विट्जरलैंड है, लिखिए टॉप परफॉर्मर में फर्स्ट स्विट्जरलैंड 0.962 है फर्स्ट रैंक, उनका इंडेक्स 0.962 है फर्स्ट रैंक। सेकंड में लिखिए आइसलैंड 0.959 है, नहीं सॉरी सेकंड में नॉर्वे आएगा 0.951 961। देखिए जो स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, इनका कितना है, वैसे सिर्फ नॉर्मली याद रखना है, फर्स्ट रैंक पे आए हैं 0.96। कई बार नॉर्वे स्वीडन रहते हैं इसलिए प्रॉब्लम है, हमें याद रखनी चाहिए चीज़ें। इस बार अगर मान लीजिए स्टेटमेंट में आ गया नॉर्वे है तो आपको लगेगा हाँ है, बट इस बार स्विट्ज़रलैंड आई है। नॉर्वे का जो आपका है वो सेकेंड रैंक है, वो 6-1 है, इससे एक कम है। फिर 5-9 है आपका आइसलैंड का। तो इनमें ऑब्वियस है कि यूरोपियन कंट्रीज़ ही रहती हैं हर साल, ठीक है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हेल्थ एजुकेशन सब कुछ अच्छा है। और टॉप 10 में 8 कंट्रीज़ तो उन्हीं की रहती है यूरोपियन की मोस्टली, ठीक है। एशियन रीजन में लिखिए, एशियन रीजन तो स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, जर्मनी, नेदरलैंड, ये सारी हमारी टॉप परफॉर्मेंस रही है। और एशियन रीजन में लिखिए श्रीलंका emerged as the best performer in Indian subcontinents. Sri Lanka emerged as the best performer in Indian subcontinent, ranked 73, index value 0.782, index value 0.782. सेकेंड लिखिए, सेकेंड फॉलोड बाई चाइना। चाइना का कितना है, 79 रैंक है, इंडेक्स वैल्यू 0.768, रैंक 79 चाइना का। भूटान 127, भूटान का रैंक 127। बांग्लादेश 129, बांग्लादेश 129,
इंडिया 132, 2 रैंक और पीछे आ गए हम। 130 था हमारा 2020 में और 132 हो गया है हमारा 2022 में, ठीक है। नेपाल 143 एंड पाकिस्तान 161। बांग्लादेश भी हमसे बेटर है, बांग्लादेश 129 है। यानी मैंने कहा ना, आपको याद रखना है एशियन कंट्रीज़ में सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ हैं जो उसका वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है, वो हमसे ख़राब रहा है। वो है आपका एक नेपाल है और एक आपका पाकिस्तान है, ठीक है। सो उसके बाद इंडियन पर्सपेक्टिव में लिखिए, इंडियाज़ HDI वैल्यू, इंडियाज़ HDI वैल्यू, India's HDI value stood at 0.633 in 2021, 0.633 in 2021, which was lower than the world average. अभी भी हम वर्ल्ड एवरेज से लोअर ही हैं, which was lower than world average of 0.732. तो ऑब्वियस है ना, हम वर्ल्ड एवरेज से कम ही होंगे ना, क्योंकि यार पॉपुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो हैं ही, बट पॉपुलेशन भी आप देखो ना, आप फर्स्ट रैंक हो गए हम पॉपुलेशन में, ठीक है। हमारे यूपी में अमेरिका आ जाता है पूरा, ठीक है। तो फिर कितना ही मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो मैनेज करना भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम हर बार क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, हमें अपनी कंट्री को सपोर्ट करना है, ठीक है। नो डाउट कुछ लूप होल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो रहेंगी भी अभी, ठीक है। लॉन्ग टाइम में ये सब ठीक होंगी धीरे धीरे, बट स्टिल ठीक है, पॉपुलेशन बहुत बड़ा मैटर है। सो वर्ल्ड एवरेज ऑफ 0.732, वर्ल्ड एवरेज ऑफ 0.732, ठीक है। इन 2020 कंपैरिजन कर लेते हैं, अभी हमारा 0.633 हमने 2020 में। इन 2022 इंडिया रिकॉर्डेड अ डिक्लाइन इन इट्स HDI वैल्यू। इंडिया रिकॉर्डेड, हमारे वैल्यू गिरती जा रही है। आपको पता है 2019 में ये वैल्यू थी हमारी 0.645, 2020 में ये वैल्यू हुई 0.642, अब 2021 में ये आई है 0.633। नो डाउट ये तो कोविड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, बट गिरी तो है वैल्यू, ठीक है। सो लिख लीजिए, इन 2022 इंडिया रिकॉर्डेड डिक्लाइन इन इट्स HDI वैल्यू 0.642, ऐसे ही लिख लीजिए तो भी चलेगा, स्टेटमेंट का कोई वो नहीं है इसमें, हमें याद डेटा में बस ध्यान में रखना है कंपैरिजन में। लिखा आपने, नेक्स्ट लिखिए। देखिए बाकी करंट डेटा जो मैंने ये लिखा है वो आपको वहीं से याद कर लेना, वो जो टेबल बनवाया था ना मैंने, तो अगर लिखना है तो लिख लीजिए आपको। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67.2 ईयर्स, ये 2021 में जो हुआ है, 2022 में रिपोर्ट आई है, मतलब 2021 का डेटा है। अब जो 23 में आएगी वो 22 का डेटा देगा, ठीक है। तो 67.2 ईयर्स। स्कूलिंग 11.9 रहा है आपका एक्सपेक्टेड, और मीन ईयर 6.7 रहा है। ग्रॉस नेशनल इनकम आपका रहा है 6590 USD, ठीक है। तो ये आपके रहेंगे। अच्छा, ब्रिक्स कंट्री में कौन कौन आ जाता है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसमें भी हम सबसे लोएस्ट हैं, ठीक है। ब्रिक्स कंट्री में इनकी ज़्यादा फ्लो हो गई ऐसा लग रहा है, मैंने ज़्यादा डाल दी। देखो ब्रिक्स कंट्री में ये सब भी पढ़ेंगे ये ऑर्गेनाइजेशंस, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एंड इसमें हम वर्स्ट परफॉर्मर ही हैं क्योंकि ये 40s में रहता है, ठीक है। इसका 70s में रहता है। इंडिया 132 है, चाइना 79 है, साउथ अफ्रीका का 110 और 120 के बीच में रहता है, ठीक है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तो वैसे भी याद नहीं रखनी, बस आपको एक कंपैरिजन याद रखना है। तो इसका कभी 113 कभी 114 ऐसे आता है। चाइना 75 to 80 के बीच में ही आता है जनरली। ब्राज़ील जो है वो अभी आपका 70s में ही मोस्टली रहता है, ठीक है। सो चलता है, बट चाइना में फिर भी सुधार हुआ है। ये चाइना का 2000 मेरे ख्याल से 19 में 86 रैंक था, ठीक है। अभी इस बार बेटर 79 आया है, ठीक है। सो सुधारा है उसने। सो इस तरीके से ये डेटा रहता है। हम इंडिया ब्रिक्स में भी थोड़ी पीछे ही है, ठीक। एंड द वर्स्ट परफॉर्मर नाइजीरिया 189, क्लियर है। अब क्लासिफिकेशन
ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ HDI। हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ HDI। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ HDI। फिर और भी बहुत सारे इंडेक्स अभी हमें करने हैं, ठीक है, लिखिए। और आप है ना ये शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़िए। देखिए शॉर्टकट्स में ना आप कोई 2 मिनट का लेक्चर बनाएगा, उसमें HDI आपको समझा देगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस घूमते रहते हैं, 2 मिनट 3 मिनट में आपको HDI समझा देगा, बट वो 2-3 मिनट में इतनी चीज़ें कवर होगी और आपको याद रहेंगी। समझना बहुत ज़रूरी होता है कॉन्सेप्ट। फैक्चुअल डेटा आके PPT में लिख दिया जाए वो कभी भी बेस्ट पढ़ाई नहीं है, ठीक है। जो प्रॉपर वे है पढ़ने का, वो एक बार अच्छे से पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो फिर वो शॉर्टकट्स काम करेंगे। पहले ही आप शॉर्टकट के थ्रू जाएंगे तो कभी वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। लिखिए आगे। अब HDI की बेसिस पे पहला है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज। उनका HDI कितना होना चाहिए? 0.821। एक्चुअली मुझे आज भी थोड़ी वीकनेस अभी है ही, ठीक नहीं हुआ है, चल रहा है फीवर अभी भी, बट क्लास नहीं रुक सकते ज़्यादा। 0.821 हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज, ठीक है। सेकेंड लिखिए मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज 0.52-799। ऑब्वियस इंडिया कहाँ है? इसमें आ रहा है, ठीक है, इंडिया हम यहाँ हैं। उसके बाद लास्ट लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री या लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज। लो ह्यूमन डेवलपमेंट 3 है, हाई मीडियम लो। लो कहाँ पे चला जाएगा? 0 to 0.499, ठीक है। तो इंडिया कहाँ पे अभी? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज में है, क्लियर है। इंडिया कहाँ पे है? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज में। अच्छा, ये ऐसी मेरे ख्याल से 58 डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, 55 to 60 के बीच में ये डेटा। सो इतनी डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं एज़ पर दिस इंडेक्स। लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ भी हैं काफ़ी सारी, ठीक है। सो ये है आपका। अच्छा, ये देखिए कंट्रीज़ के नाम, डेवलपिंग, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, ये तीनों एक ही का नाम होता है। मीडियम डेवलपमेंट कंट्रीज़ जो होती हैं ना, उन्हीं को हम बोलते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ और लीस्ट वर्ल्ड, ये सॉरी लीस्ट नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। और जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनमें लीस्ट वर्ड यूज़ होगा नाम, ठीक है। बाकी 3 नाम दिए हुए हैं मीडियम को, और हाई में तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की आती है डायरेक्ट, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया, क्लियर है आपको। अच्छा, इनकम के बेसिस पे भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, बट अभी उसको बाद में हम करेंगे जब आगे के हम देखेंगे चैप्टर्स। वैसे हमने किया ही हुआ है, सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक लिख लीजिए क्राइटेरिया फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की क्या क्राइटेरिया है वो लिख लीजिए आप, मैं लिखवा रहा हूँ, लिखिए। सो लिखिए क्राइटेरिया फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो मतलब बहुत ज़्यादा भी नीचे है। उसमें पहला क्राइटेरिया है लो इनकम कंट्रीज। 3 क्राइटेरिया, देयर आर 3 क्राइटेरिया। फर्स्ट, लो इनकम कंट्रीज। एज पर वर्ल्ड बैंक, जिनका भी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा नहीं मतलब जो टोटल GNI है वो $1000 से कम आ रहा है, ठीक है। जैसे हमने अभी रेंज देखी थी ना GNI की 100 to 75,000, तो जिसका 1000 से कम है वो LDC में चले जाएंगे। LDC यानी लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज। सेकेंड लिखिए ह्यूमन एसेट्स इंडेक्स। ह्यूमन एसेट्स इंडेक्स मतलब हेल्थ और एजुकेशन कंसिडरेशन मिलेंगे, उनकी भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू से अगर कम हुआ तो क्या। 3 पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए कौन से यूज होते हैं। एंड द थर्ड वन इज इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स यानी बिल्कुल ही प्रॉब्लम है, खाना नहीं है, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे। उसमें टोटल 8 इंडिकेटर्स होते हैं। इसमें वल्नरेबिलिटी वाला जो है वो टोटल 3 मेन क्राइटेरिया है। उसमें जो थर्ड है EVI, इकोनॉमिकली वर्नेबिलिटी इंडेक्स, उसमें टोटल 8 पैरामीटर्स है, जिसमें एक एग्जांपल की कितनी डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पे। वैसे करके 8 पैरामीटर है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। ये 3 क्राइटेरिया आप ध्यान में रखिए बस, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और क्या क्या कंसिस्ट करता है, ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स कंसिस्ट करता है। सो देखते हैं, समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है सबको, ठीक है। तो बहुत अच्छे से होगा, टेंशन मत लीजिए आप।
बस अच्छे से पढ़िए, आपको पढ़ाने ही तो आए हैं एकदम। पॉलिटी वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा, ये इसी वीक में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट स्केड्यूल आपको देंगे बहुत जल्दी, पूरा ईयर का प्लानर कैसा रहेगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे अब HDR, पहला HDI कंटेन करता था, दूसरा सेकेंड, अभी हम IHDI लिखेंगे क्या है एंड कैसे वो HDI से डिफरेंट है। तीसरा MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, 10 इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है GII एंड GDI, क्या है ये सब बताता हूँ मैं, इन जेंडर के ऊपर है ये, और लास्ट है आपका GDI, ठीक है। अब ये जो पहले 3 थे ये 2010 में ऐड किए गए एंड इसको 2014 में ऐड किया गया, ठीक है। सो ये पांचों क्या हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम HDI डिस्कस कर चुके हैं, रिमेनिंग 4 अभी हम डिस्कस करेंगे। उसमें से हम एक IHDI कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले IHDI हेडिंग डालिए। IHDI क्या है, इन इक्वलिटी, देखिए I इन इक्वलिटी आ गया। अब इसको पहले समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है, फिर इसको लिखेंगे। सो रफ कर रहा हूँ अभी मैं, 5 चीज़ें हम देखते हैं। उसमें सेकेंड है हमारा IHDI, इन इक्वलिटी एडजस्टेड HDI, मतलब समझिए। अब सपोज कीजिए हमारे इंडिया का जो आपको पता है, अभी हमने देखा GNI है, ठीक है, वो $6590 है, ठीक है। बट ये जो पूरा पैसा है, ठीक है, या जो भी हमारी कंट्री की टोटल इनकम है, हमें पता है कि 10% रीच पर्सन्स के पास 80 to 90% पैसा है, ठीक है। एंड बाकी का जो 20% पैसा है, ठीक है, उसमें बाकी के 90% लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो इनइक्वालिटी नहीं हुई, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि ग्लोबल एवरेज, हमारा एवरेज इतना है, बट वो सबके पास है इतना, या एवरेज तौर पे ये नहीं है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। तो जिन कंट्रीज़ में इनइक्वालिटीज़ होती हैं, वहाँ का भी आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मान लीजिए कुछ लोग हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे सपोज कीजिए आपकी सोसाइटी में, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे किसी ने एक बहुत बड़ा घर बनवा लिया, 3-4 घर को एक साथ लेके, ठीक है। उसके पास BMW है, ठीक है, उसके पास ये लैम्बोर्गिनी है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री में, नो डाउट आप बोलोगे कि फिर वो हमारे वहाँ क्यों रहेगा, बट उसने बना लिया है, मतलब बहुत सारा घर लेके। अब अगर उस सोसाइटी का कंपैरिजन किया जाएगा तो रिच सोसाइटी में बोला जाएगा बहुत बड़ी सोसाइटी, बहुत अमीर सोसाइटी है, उसमें BMW भी है, उसमें ये भी है, वो भी है। बट क्या वो सबके बारे में वो चीज़ बता रही है? रियलिटी है ये? नहीं, वो एक ही इंसान ऐसा है, बाकी सबके पास इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। यानी उस सोसाइटी की जो सिचुएशन है वो एक इंसान पे हम नहीं बता सकते, वहाँ इनइक्वालिटी है, ठीक है, कि बाकी जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो डायमेंशन में है इन कंपैरिजन टू उस इंसान के, ठीक है। या फिर कोई नॉर्मल सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी, जिसमें 8 से, आपकी सोसाइटी में भी ऐसे कुछ घर तो होंगे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, कंडीशंस में होंगे, या आपका ही घर हो सकता है बहुत अच्छे में हो, बट ज़रूरी है आपके लेवल का ही सबका हो, ठीक है, सबके पास वही सुविधाएं हो, सबके पास वही फैसिलिटीज़ हो, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। तो इनइक्वालिटी है, और इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया में हमें पता है रिच के पास बहुत पैसा है और जो पुअर है वो बहुत पुअर है, ठीक है। और हमें यही चीज़ पता है कि 10% लोगों के पास 70 से 80% पैसा है, 80% पैसा है, और बाकी 20% जो है वो 90% उसमें सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी हो के फिर हमें वो एक्चुअल जो इंडेक्स है वो यही बताता है, क्योंकि हमें इनइक्वालिटी तो एडजस्ट करनी पड़ेगी। हम देखते हैं डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में सबका डेवलपमेंट होना चाहिए ना, फिर इनइक्वालिटी आ गई तो कैसे काउंट होगा? समझ रहे हैं आप मेरी बात? सो यहाँ पे IHDI क्या है? इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI, ठीक है। अब जब भी इनइक्वालिटी एडजस्ट की जाती है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, ठीक है, इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमारा रैंक नीचे आ जाता है, एक रैंक तो नीचे आएगा। जैसे अभी हमारा रैंक मान लीजिए कि 132 है, तो IHDI के हिसाब से हमारा रैंक 133 है, बिकॉज हमारे यहाँ इनइक्वालिटी ज़्यादा है, ठीक है। इनइक्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी जब आप एडजस्ट करते हो, और ये बेस्ट फिगर है एक्चुअली, इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI जो है वो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे हम
पता कर सकते हैं कि रियल कंट्री की सिचुएशन क्या है। बट ये बहुत मुश्किल पैरामीटर है क्योंकि आप इनइक्वालिटी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए डेटा कलेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल काम है इन कंपैरिजन टू HDI, इसलिए बड़े तौर पे HDI यूज़ होता है। बट अगर कोई एक्यूरेसी में पूछे आपसे कि येस IHDI इज़ मोर एक्यूरेट देन HDI इन कंपैरिजन टू कंट्री वाइज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आपको कंपेयर करना है उसके तौर पे डेटा कलेक्शन में विच वन इज इजी, HDI इजी पड़ता है, इनइक्वालिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। सो समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। तो IHDI क्या है, यानी इनइक्वालिटी को हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक। जैसे ऑब्वियस है, देखिए कुछ कुछ जगहों पे ऐसा भी होगा कि जो हेल्थ है उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी फ़र्क पड़ सकता है। जैसे सपोज़ कीजिए कुछ जो रिच पर्सन है उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, युवराज सिंह है, ठीक है। हमें पता है ग्रेट प्लेयर, कैंसर हुआ था उन्हें, ठीक है। जब उन्हें कैंसर हुआ था तो उनका इलाज कराया गया, ठीक है, बाहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल से उनको मिले, ठीक है, जिससे वो ठीक होकर पूरी तरीके से, और आज आप देख रहे हैं एकदम फिट एंड फाइन है। बट क्या वो कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी क्या हर बंदे की है इंडिया में? नहीं है, ठीक है। हर कोई उतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपनी नहीं बढ़ा सकता, अगर यहाँ पे मुश्किल काम है, ठीक है। सो इनइक्वालिटी तो है, क्लियर हो रहा है आपको। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी इनइक्वालिटी है। अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस है, जिसके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अवेलेबल है, ड्राइवर है, गाड़ी है, कोई किसी को कुछ भी हो रहा है, लेट नहीं हो रहा, तुरंत हॉस्पिटल पहुंच रहा है। बट अगर आप स्लम्स देखेंगे तो वो लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वो तो वेट करते हैं कि 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक नहीं होगा तो हम हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है। वो भी कोई नॉर्मल हॉस्पिटल में, फिर नॉर्मल हॉस्पिटल में भी 5-7 दिन ट्राई करते हैं, वहाँ ठीक नहीं होता, फिर वो रिपोर्ट करवाते हैं। जब कोई वो भी पैसे होंगे तो आगे जाएंगे, वरना ऐसे ही डेथ हो जाती है। ऐसे बहुत केस हैं इंडिया में वर्स्ट कंडीशन में, और उसके बाद भी वो कोशिश करते हैं कि टालते रहते हैं, और जब टालते टालते बीमारी बढ़ जाती है तो ऑब्वियस है कि फिर उसका इलाज हो भी नहीं पाता। बट यहीं पे कहीं अगर कोई रिच पर्सन है जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिकली सब कुछ है, तो वो तुरंत पहुँचेगा हॉस्पिटल, ठीक है। जैसे किसी को सपोज कीजिए ना, आप सिंपल सी चीज़ है, किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो मतलब थोड़ा जो माइन्यूट टाइम है, वो अगर किसी को हार्ट अटैक भी आता है तो क्या होता है, वो तुरंत हॉस्पिटल लेके उसको लोग पहुंच सकते हैं जिनके पास फैसिलिटी है। अब स्लम्स में कोई है तो उनको तो फैसिलिटीज़ नहीं है, वो बेचारे जब तक पहुंचेंगे तब तक ही प्रॉब्लम हो जाएगी उनको, समझ रहे हैं। तो इनइक्वालिटी बहुत मैटर करता है, और वो टोटल ओवरऑल वैल्यूज़ को चेंज कर देता है। इसलिए एडजस्टेड इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी है। तो जब भी एडजस्टेड इनइक्वालिटीज़ ली जाती है तो इंडिया की वैल्यू 25% गिर जाती है, जो भी हमारा इंडेक्स है वो 25% कम हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा गिरावट आती है। सो लिख लीजिए 2-4 स्टेटमेंट इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है ये। सो ये ज़्यादा एक्यूरेट पैरामीटर है, बट डेटा कलेक्शन मुश्किल है। सो मेंस में क्वेश्चन आ सकता है इनका कंपैरिजन का। ओके, सो लिखिए, इट अकाउंट्स फॉर इनइक्वालिटीज इन द 3 dimensions ऑफ HDI. It accounts for inequality in the 3 dimension of HDI by discounting each dimension value, by discounting each dimension value according to its level of inequalities, according to its level of inequalities. ठीक है, आगे लिखिए। The relative difference between IHDI and HDI values is, the relative difference between IHDI and HDI values is the loss due to inequality in distribution of HDI, the loss, वापस बोल रहा हूँ, the relative difference between HDI and HDI, IHDI and HDI, sorry, IHDI and HDI values is the loss due to inequality in the distribution of the HDI within the countries, within the country, in the distribution of HDI within the country. तो ऑब्वियसली जब आप इनइक्वालिटी एडजस्ट करोगे तो कुछ वैल्यू आपकी कम हो जाती है। नेक्स्ट लिखिए, इंडियाज HDI फॉल्स बाय 25%,
India's HDI falls by 25% when adjusted for inequalities. When adjusted for inequalities. Why करके लिखिए why? Because the share of income held by the richest 1% people, held by the richest 1% of the population, लिखो held by the richest 1% of the population is more than the income held by the poorest 40%, held by the poorest 40%. समझे आप? 1% जो इनकम है, उन 1% लोग ऐसे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ मुकेश अंबानी जी हैं, टाटा, ठीक है। तो 1% जो पीपल हैं उनकी जो इनकम है टोटल, वो हमारे देश में 40% जो पुअर पीपल्स हैं उनसे भी ज़्यादा है, ठीक है। यानी इतनी इनइक्वालिटी है, देख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। IHDI is sensitive. IHDI is sensitive to inter as well as intra dimensional। अभी समझा रहा हूँ क्या है मतलब। sensitive to inter as well as intra-dimensional inequalities, देखिए ठीक है, एक तरफ हम पैरामीटर ले रहे हैं इंट्रा डायमेंशनल और एक तरफ ले रहे हैं इंटर डायमेंशनल। देखिए HDI जो है वो 3 इंडेक्स के अंदर तो इनइक्वालिटीज़ को एडजस्ट करता है, ठीक है। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो मैंने बताया था ना अभी आपको, जब HDI हम कैलकुलेट करते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं, क्योंकि एवरेज जो है वो हमें सही रखना होता है, ठीक है। तो जो इनके अंदर हो रहा है उसके अंदर तो हम लोग HDI कंसिडर कर लेता है, ठीक है। बट आउटर पीपल के साथ वो रिचेस्ट और पुअरेस्ट का इनइक्वालिटीज को डिफर नहीं कर पा रहा ना। ये 3 डायमेंशन में, हाँ ठीक है, इस अगर एक वैल्यू ज़्यादा है, दूसरी कम है, तीसरी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से वो तीनों के अकॉर्डिंग वैल्यू दे रहा है। बट ये सिर्फ यहाँ पे ही वेटेज इक्वल कर रहा है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि इक्वली वेटेज कर रहा है, बट क्या ये रियल में इनइक्वालिटीज भी मेजर कर रहा है? यानी इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर भी इनइक्वालिटी है रिच और पुअर की, ठीक है, वो ये मेजर नहीं कर पाता। तो इसलिए इंटर डायमेंशनल दोनों हैं, ठीक है। इंट्रा में ये मेजर कर लेता है बट ये नहीं कर पाता, ठीक है। यानी लिखा आपने? नेक्स्ट लिखिए लास्ट पॉइंट IHDI का। IHDI इज बेटर देन SDI थियोरेटिकली। IHDI इज बेटर देन HDI theoretically, but data is difficult to collect. But data is difficult to collect. But data is difficult to collect. IHDI. But data is difficult to collect for IHDI. For IHDI. So clear हुआ यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है? एक बार देख लीजिए इसको, एक बार रीड कर लीजिए जितने भी स्टेटमेंट लिखा है। ओके, सो क्लियर हुआ सबको? तो बहुत सारा फैक्चुअल डेटा होता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद भी वैसे आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझेंगे तो आपको है ना एग्जैक्ट डेटा याद कभी नहीं रखना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, बट कंपैरिजन याद होना चाहिए। इसलिए मैं कंपेयर कर करके बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। अब इसके अलावा जो हमारे बाकी के 3 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे इंडेक्स भी मैं कवर करूँगा। जैसे जो आपके बाकी के 3 पैरामीटर्स हैं, उसमें पहला है आपका, हम देखेंगे GII देखेंगे। बाकी के जो 3 बचे हैं उसमें GII बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स।
जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। सेकंड आपका है GDI, ठीक है, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी जेंडर रिलेटेड ही है, यानी मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तीसरा आपका है MPI देखेंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें 10 इंडिकेटर्स हैं। सो ये सारी अभी बहुत लंबा हो जाएगा, तो इन तीनों को अब मतलब लास्ट लेक्चर ही चल रहा है। फिर एक ग्लोबल जेंडर इंडेक्स देखेंगे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। फिर भूटान एक हैप्पीनेस के बेसिस पे करता है, तो मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा इस मॉड्यूल का, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारा पूरा चैप्टर उसमें कंप्लीट हो जाएगा, यानी मॉड्यूल 2 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर मोस्टली 1.5 घंटे का होगा, ठीक है, 1.5 आवर्स का, 1.5 या 2, तो जैसा भी होगा, मतलब उसमें ये जो रिमेनिंग पैरामीटर्स हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो जितना ये जो आज हमने 2 पैरामीटर के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा यहाँ से MCQs आ सकते हैं, प्रीलिम कंपैरिजन ये मेंस में क्वेश्चंस कुछ कंपैरिजन का आ सकता है, वेरियस टाइप ऑफ इंडेक्स पे, HDR पे अगर आता है पूरा क्वेश्चन 15 या 20 मार्क में या 15 मार्क में या 15 मार्क में, तो आपको फिर पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, मेंस के लिए भी। तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें भी प्रॉपरली करेंगे ही, और एक एक चीज़ें अब हमें करना है, बिकॉज कंपैरिजन वाले सारे स्टेटमेंट ही देने उनको, ठीक है। आपने देखा ना इस बार का प्रीलिम का ट्रेंड, तो अगर प्रीलिम में पूरे ही स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो हमें हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। सो ये जो 3 है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज तो आप ये पूरा कंप्लीट कर लीजिए और कल आपका ये मिल जाएगा, ठीक है आपको। और जो लोग लेट देखेंगे फ्यूचर में उनको तो रिकॉर्डेड लेक्चर साथ में मिल जाएंगे, तो आप तुरंत कंटिन्यू में देख सकते हैं, ठीक है। सो ये 3 इंडेक्स को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, एंड जो रिलेटेड छोटे मोटे टर्म है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो करेंगे ख़त्म, एंड देन फिर हमारा मॉड्यूल 3 इन्फ्लेशन, मॉड्यूल 4 बैंकिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारे मॉड्यूल्स मैंने बोला ना मेरे 13 to 14 मॉड्यूल्स होंगे, बट पूरा इकोनॉमिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 में हमारे 4 लेक्चर थे नेशनल इनकम के, डिटेल में कराया हुआ है मैंने। मॉड्यूल 2 हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, उसका ये मेरे ख्याल से 3rd लेक्चर है, एंड मॉड्यूल 3 जो होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन, उसके भी 3 से 4 लेक्चर्स होंगे। तो ऐसे ही मान के चलिए हर मॉड्यूल के 3 से 4 लेक्चर होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली 13 to 14 मॉड्यूल होंगे, यानी 14 3 14 4 आप लगा सकते हैं, मोस्टली 50 to 55 लेक्चर्स इसके बीच में, ठीक है। प्लस करंट भी कवर हो जा रहा है आपका साथ में, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक। और ध्यान रखिएगा अभी रिसेंटली लास्ट जो वैल्यू थी HDI की, जैसे वो सपोज कीजिए 0.633 है, ठीक है, तो IHDI जो है वो इससे 25% कम कर देना आप, ठीक है। उसकी वैल्यू जनरली 0.462 या 65 ऐसे कुछ होगी, ठीक है। और एक रैंक इंडिया का नीचे चला जाता है, नीचे मतलब ऐसा नहीं कि 132 से 131 कर देना, पीछे मतलब 133, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर हो आपको? तो ये सारे लेक्चर्स लाइन वाइज कंप्लीट कर दीजिए, और होप्स आप नोट्स प्रॉपरली लिख रहे हैं, बिकॉज लास्ट में आपको नोट्स ही पलटने हैं, ठीक है। तो नोट बहुत प्रॉपरली होने चाहिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।